नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज हम मुग़ल चित्र शैली के बारे में चर्चा करेंगे। यह बीए सेकेंड ईयर की सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। भारतीय राजनीति में मुग़लों का आगमन क्रांतिकारी हुआ, परंतु उससे बढ़कर क्रांति उनके संपर्क से कला के क्षेत्र में हुई। मुग़ल बादशाह कला के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में वास्तुकला, चित्रकला और अन्य कला क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। मुग़ल कला ईरानी और भारतीय कला का सुंदर सामंजस्य है। मुगल चित्रकला का पैतृक गृह ईरान, समरकंद तथा हीरात था। मुगल शैली बाबर के राज्यकाल में ईरान से आकर भारत में प्रविष्ट हुई। हुमायूं के समय में इसका बीजारोपण हुआ और अकबर के राज्यकाल में यह फली फूली इसका विकास हुआ। जहांगीर के समय में यह उन्नति की पराकाष्ठा पर अर्थात अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। शाहजहां के समय में इसमें अवनति के चिन्ह दिखने लगे और औरंगजेब के समय में इसका पतन होने लगा। इस प्रकार यह शैली 250 साल के मध्य अपने उत्थान, विकास व पतन को देखते देखते ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभ होते होते पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। सर्वप्रथम हम अकबर से पूर्व की चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर पूर्व की चित्रकला में विदेशीपन बना रहता है। मुगल वंश में तैमूर के तुर्क तथा चंगेज खां के मंगोल रक्त का मिश्रण हुआ था। तैमूर की 5वीं पीढ़ी में बाबर हुआ। बाबर का राज्यकाल भारत में 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी के मध्य रहा। 1526 ईस्वी में इसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। उसके कला प्रेम का इसी से पता चलता है कि उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बेहजाद और शाह मुजफ्फर नामक चित्रकारों का रोचक वर्णन किया है। पर्सी ब्राउन ने बेहजाद को पूर्व का रैफेल कहा और इस प्रकार बेहजाद की तुलना पाश्चात्य महान कलाकार रैफेल से की। बाबर का पुत्र हुमायूं, जिसका राज्यकाल 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी के मध्य रहा, चित्रकला का इतना प्रेमी था कि युद्ध यात्रा में भी अपने साथ सचित्र पुस्तकें रखता था और चित्रकारों को भी अपने साथ ले जाता था। एक बार इसी प्रकार की यात्रा में उसने एक बहुत सुंदर कबूतर देखा तो उसे पकड़कर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया। वह कला का इतना प्रेमी था कि उसने अपने दरबार में ख्वाजा अब्दुस समद शिराजी और मीर सैयद अली जुदाई को बुलाया था। किंतु हुमायूं के समय तक चित्रकला में ईरानीपन बना रहा, क्योंकि उसके शासनकाल में स्थायित्व और स्थिरता नहीं आ पाई थी। बाबर और हुमायूं के समय तक ईरानी कला प्रायः अमिश्रित चलती रही, उसमें अन्य भारतीय शैलियों का मिश्रण नहीं हुआ। अकबर के शासनकाल में क्योंकि स्थायित्व और स्थिरता आ गई थी, इसलिए कला में कई परिवर्तन हुए और कई शैलियों के मेल से एक शैली का उद्गम हुआ, जिसे कि मुगल शैली कहते हैं। यह शैली ईरान की कला परंपरा से उत्पन्न होकर भी पूरी तरह से ईरानी शैली नहीं रही। इस पर यूरोपीय तथा चीनी प्रभाव भी पड़े और भारतीय रंग योजनाओं तथा वातावरण से तो यह ओतप्रोत रही। मुगल शैली की सर्व प्रमुख विशेषता है कि इसमें सर्वाधिक संख्या में एक चश्म चेहरे बनाए गए। एक चश्म चेहरे अर्थात एक तरफ देखते हुए चेहरे, जिनमें कि एक ही आंख दिखाई देती है। रेखांकन बहुत ही कोमल और बारीक है। बहुत ही महीन और नुकीली तुलिका से इतनी बारीक रेखाएं बनाई गई हैं कि कई बार तो उन्हें कोरी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। मुगल शैली में सूक्ष्म अलंकरण की प्रवृत्ति रही है और प्रत्येक वस्तु के सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण को अंकित करने की चेष्टा की गई है। फिर चाहे वह वस्त्रों के बेल बूटे हों, भवनों की नक्काशी हो, कालीन हो, फर्श हो, प्रत्येक वस्तु के एक एक विवरण को अंकित किया गया है। पेड़ की एक एक पत्ती को दिखाया गया है और दाढ़ी मूछ के एक एक बाल को बनाने की चेष्टा की गई है। रंग योजना बहुत ही विविध है। नीले और सुनहरे रंग का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है और प्रत्येक रंग में श्वेत के मिश्रण से उसके अनेक बल बनाकर चित्रों में उसका प्रयोग किया गया है। छाया के लिए पर्दास का प्रयोग किया गया है। चेहरे में आंख के नीचे, गर्दन के पास और भुजा को हाथ से उठा हुआ दिखाने के लिए छाया लगाई गई है। इसके लिए या तो बारीक बारीक रेखाएं बनाई गई है या बारीक बिंदु बनाए गए हैं। अगर बारीक रेखाएं बनाई गई हैं तो उसे खत पर्दाज कहा जाता है और अगर बारीक बिंदु लगाए गए हैं तो उसे दाना पर्दाज कहा जा सकता है। इस शैली में दरबारी शान शौकत तथा शबीह चित्रों की भी प्रधानता रही है। दरबारी वैभव, विलास और राजसी जीवन की एक बहुत ही विस्तृत झांकी हमें मुगल शैली के चित्रों में देखने को मिलती है। साथ ही राजा, राजकुमारों, बेगमों इत्यादि के शबीह चित्रों की परंपरा भी मुगल शैली से ही भारतीय कला में आई।
कलाकारों ने अपने आश्रयदाताओं के व्यक्ति चित्रों में उनके स्वभाव का बहुत ही मनोवैज्ञानिक विधि से सूक्ष्म चित्रण किया है। हाशिए अलंकृत बनाए गए हैं, उन्हें बेल बूटों से सजाया गया है। हाशिए कहते हैं चित्र के चारों ओर के बॉर्डर को। ये हाशिए कहीं कहीं तो इतने परिश्रम से और इतने सुंदर बनाए गए हैं कि वे मुख्य चित्र से भी अधिक प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। हस्त मुद्राएं यद्यपि कोमल तथा यथार्थपूर्ण हैं, किंतु उनमें अजंता के समान सजीवता नहीं है। चित्रों में लेख युक्तता देखने को मिलती है। चित्रकारों ने विषय से संबंधित शीर्षक, गद्य लेख, कविता के साथ साथ उपयुक्त स्थान पर अपना नाम भी चित्र पर अंकित कर दिया है, जबकि इससे पूर्व की भारतीय कला प्रायः अनाम रही है। जहांगीर प्रकृति प्रेमी बादशाह था, उसे पशु पक्षियों, फूल पौधों से बहुत प्रेम था, इसलिए उसके काल में इस प्रकार के चित्र असंख्य बने। संध्या और रात्रि के चित्रों में भी पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की गई। चित्रों में आकाशीय परिप्रेक्ष्य का पालन किया गया है और क्षितिज को ऊंचा बनाया गया है ताकि चित्रण हेतु पर्याप्त स्थान प्राप्त हो सके। अब हम मुगल चित्रों की विधान के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मुगल चित्रों में भी राजस्थानी लघु चित्रों की तरह ही हाथ से देसी तरीके से रंग बनाए गए हैं। मुख्यतः खनिज रंग जैसे कि गेरू, हिरोंजी, रामरज, लाजवर्दी, सोना चांदी, रासायनिक रंग जैसे सफ़ेदा, प्योरी, सिंदूर, स्याही और वानस्पतिक रंग जैसे कि नील आदि का प्रयोग चित्र में किया गया है। मुगल चित्रों में एक विशिष्ट रंग योजना, सूफियाना रंग योजना का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि प्रत्येक रंग में सफ़ेद रंग का मिश्रण किया जाता था। अब हम मुगल चित्रों की तकनीक के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 2-3 कागज़ों को चिपकाकर एक मोटा कागज चित्रण हेतु बनाया जाता। इस पर गेरुए अथवा कत्थई रंग से रेखांकन करते, जिसे कच्ची टिपाई कहते। फिर इस पर सफ़ेद पारदर्शी रंग की 2-3 परतें चढ़ाते, जिसे ज़मीन बांधना कहते। बाद में सही रेखांकन करते, जिसे सच्ची टिपाई कहते। इसके बाद चित्र को सपाट और ओ प्रदान करने हेतु उसे समतल धरातल पर और चिकने धरातल पर उल्टा रखकर अकीक पत्थर से उसकी घुटाई की जाती। फिर जहां जिस रंग को लगाने की आवश्यकता होती वह रंग लगा देते, जिसे गदकारी या रंगामेजी कहते। फिर पुनः चित्र की घुटाई की जाती, जिससे कि चित्र में पूरी तरह से चमक आ जाती। इसके बाद आकृतियों की सीमा रेखा बनाई जाती, जिसे खुलाई कहते। इसके बाद हल्की गोलाई, आकृतियों में गहराई आदि निर्मित करते, जिसे लाया सुषमा कहते। इसके पश्चात चित्र में विविध अलंकरण, आभूषण इत्यादि बनाते, जिसे मोती महावर कहते। अंत में पारदर्शी वस्त्र जैसे कि दुपट्टा, ओढ़नी आदि बनाते, जिसे जीना ओढ़ना कहते। चित्र पूर्ण होने के पश्चात उस वसली साज के पास भेजा जाता जो इसे वसली पर चढ़ा था। नक्काश व खत साज चित्र को बाहरी रूपरेखा, आलेखन आदि से सजाता और जिल्द साज उसे यथास्थान मुरक्के में अर्थात एल्बम में लगा देता। लंबी प्रक्रिया के मध्य चित्र पूर्ण होता और शहंशाह के पास जाता तो शहंशाह कलाकार को पुरस्कार व प्रत्यासन प्रदान करता। सबसे पहले हम अकबरकालीन चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर का राज्यकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के मध्य रहा। अकबर 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। उसने सभी धर्मों का समन्वय करके जिस प्रकार दीन ए इलाही मत का आरंभ किया, उसी प्रकार उसके समय के चित्रकारों ने कई शैलियों का सम्मिश्रण करके एक नवीन शैली को जन्म दिया, जिसे कि मुगल चित्र शैली कहा जाता है। 1570 ईस्वी के आसपास अकबर के शासनकाल में स्थायित्व और स्थिरता आई, तब उसने विशाल पैमाने पर चित्र बनवाना प्रारंभ कर दिया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर के दरबार में 100 से भी अधिक श्रेष्ठ चित्रकार थे। अकबर के काल में जिन कलाकारों ने कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें 4 कलाकारों के नाम प्रमुख हैं। ये हैं मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, दसवंत और बसावन। मीर सैयद अली जुदाई अकबर के दरबार का मीर मुसव्विर अर्थात मुख्य चित्रकार था। वह सफवी शैली या फारसी ईरानी शैली का कुशल चित्रकार था। उसका जन्म 16वीं शताब्दी में फारस के तब्रेज नामक नगर में हुआ था। उसके पिता सुल्तानिया के शाह के दरबार में मीर मुसव्विर अर्थात प्रधान चित्रकार थे। अतः मीर सैयद अली ने चित्रकला और लिपि लेखन कला का किशोरावस्था से ही उत्तम अभ्यास किया था। उसके पिता का नाम मंसूर बताया जाता है। 1547 ईस्वी में हुमायूं जब शाह तहमास्प के दरबार में फारस पहुंचा तो उसकी भेंट यहाँ पर मीर सैयद अली से हुई और उसने मीर सैयद अली को अपने साथ भारत आने के लिए निमंत्रित किया। परंतु मीर सैयद अली उस समय निर्वासित राजकुमार हुमायूं के साथ नहीं आया। परंतु जब इसी वर्ष हुमायूं ने अपने भाइयों को पराजित करके काबुल तथा कंधार पर अधिकार कर लिया तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी कुछ ही समय पश्चात हुमायूं के संरक्षण में काबुल आ गए। ये कलाकार निश्चित रूप से 1550 ईस्वी तक तो काबुल आ ही गए थे। इन चित्रकारों ने काबुल में अमीर हमजा की दास्तान पर आधारित चित्रों का निर्माण आरंभ कर दिया।
उसने अपने चित्रों में दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन किया है। उसने राजसी दरबारी जीवन की अपेक्षा नगर एवं ग्रामीण दृश्यों का चित्रण अधिक किया। उसकी मानवाकृतियों की रचना बेहजार शैली की है। आकृतियां लंबी, पतली तथा लता के समान लचकदार हैं। आकृतियों में गर्दन लंबी, पतली, सुराहीदार और लंबे चेहरे बनाए गए हैं। जब वह अकबर की दरबारी चित्रशाला में मीर मुसव्विर था तो उसकी देखरेख में गुजराती तथा राजस्थानी चित्रकार भी काम करते थे। इन कलाकारों की कला का भी उस पर प्रभाव पड़ा। उसके प्रमुख चित्र हैं गाय का वध करते जहाक, लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू, बहराम तथा गडरिया, मंजनू का जन्म, जामीकृत हफ्त औरंग चित्रावली तथा पिता मंसूर की शबीह। हमजा नामा के चित्रों पर भी उसकी शैली का प्रभाव माना जाता है। इसी कारण मीर सैयद अली को मुगल कला शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी भी अकबर के दरबार का मीर मुसव्विर अर्थात प्रधान चित्रकार था। इसे भी मुगल शैली के जन्मदाताओं में से एक माना जाता है। आईने अकबरी के अनुसार उसकी मधुर एवं कोमल चित्र शैली के कारण उसको शीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। उसका जन्म ईरान के प्रसिद्ध नगर शिराज में हुआ था। ख्वाजा अब्दुल समद का पिता फारस के राज्यपाल के दरबार में मंत्री था। हुमायूं की काबुल विजय के पश्चात अब्दुल समद हुमायूं के आश्रय में काबुल दरबार में पहुंच गया। तैमूरनामा के अनुसार यहाँ पर स्वयं हुमायूं तथा किशोर शहजादे अकबर ने उससे चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी। वह अकबर की चित्रशाला का प्रधान कला शिक्षक अर्थात उस्ताद मुसव्विर भी था और उसके शिष्य उत्तम कलाकार सिद्ध हुए। उसके शिष्यों में दसवंत का नाम प्रमुख है। अकबर अब्दुल समद को केवल एक श्रेष्ठ चित्रकार ही नहीं समझता था, अपितु उसका दरबार में उच्च सम्मान था। अपने पिता हुमायूं का समकालीन तथा सहायक होने के कारण अकबर उसको आदर और सम्मान से रखता था। अकबर ने उसे 400 मनसबदारी का पद दिया था। फतेहपुर सीकरी स्थित अपने टकसाल का अधिकारी बनाया। मुल्तान के सूबे का दीवान बनाया और उसके पुत्र शरीफ को अपने पुत्र युवराज शाहजादा सलीम का मदरसे के लिए साथी खानजाद बना दिया। वह दीन इलाही मत का अनुयायी था। अब्दुल समद सुलीपी के लिए बहुत प्रसिद्ध था, किंतु चित्रकार के रूप में उसका योगदान अधिक महत्वपूर्ण रहा। अमीर हमजा चित्रावली के निर्माण के लिए अकबर ने जो 50 चित्रकार नियुक्त किए थे, उनका निर्देशन पहले मीर सैयद अली ने और बाद में ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी ने किया था। दसवंत एक कहार का लड़का था। वह अकबर की फतेहपुर सीकरी स्थित दरबारी चित्रशाला में सेवक था, किंतु चित्रकला में रुचि के कारण दीवार पर चित्र, बेलबूटे इत्यादि बनाया करता था। एक बार अकबर की दृष्टि उस पर पड़ी तो अकबर ने उसकी कला प्रतिभा को पहचाना और उसे चित्रकला सीखने हेतु ख्वाजा अब्दुल समद की देखरेख में सौंप दिया। दसवंत कुछ समय में ही कला शिक्षा ग्रहण करके एक अद्वितीय चित्रकार के रूप में विकसित हो गया, किंतु दसवंत के बारे में अधिक विवरण प्राप्त नहीं है। अबुल फजल के अनुसार वह पागल हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। दसवंत ने अमीर हमजा चित्रावली के कुछ चित्र बनाए थे, किंतु जयपुर के रज़्मनामा वाली प्रति से उसकी श्रेष्ठ शैली का अनुमान लगाया जा सकता है। इस रज़्मनामा के 21 चित्रों पर दसवंत का नाम अंकित है। दसवंत ने भारतीय वातावरण का कुशलता से चित्रण किया। उसने भारतीय देवी देवताओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। उसने भयंकर राक्षसी आकृतियां बड़ी आतंकपूर्ण और विचित्र बनाई। उसने पौराणिक कथानकों के चित्रण में विशेष रुचि दर्शाई। अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन भी एक कुशल चित्रकार था और उसको दरबार में अपनी कला प्रतिभा दर्शाने के कारण उचित महत्व तथा सम्मान प्राप्त था। उसने लगभग 100 से अधिक सुंदर तथा उत्कृष्ट चित्रों की रचना की थी। वह हिंदू था, अतः उसने हिंदू जीवन की अपने चित्रों में झांकी प्रस्तुत की। उसने मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद की देखरेख में मुगल शैली की शिक्षा ग्रहण की थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में दसवंत के परिचय के पश्चात बसावन का उल्लेख करते हुए उसकी बड़ी तारीफ की। इन दोनों चित्रकारों ने तैमूरनामा तथा रज़्मनामा के चित्रों का निर्माण किया। बसावन के चित्रों में बहारिस्तान जामी पर आधारित एक चित्र में शेख अबू अल कस्साब को एक दरवेश के दर्शन करते हुए अंकित किया गया है। ये दोनों व्यक्ति बातचीत करते हुए एक मंडप में चित्रित किए गए हैं। दरवेश शेख की बात को सुनते हुए अपनी सुई में धागा डालते हुए दर्शाया गया है। बसावन ने लगभग 40 वर्ष तक चित्र निर्माण किया और बड़ी संख्या में चित्र बनाए। अबुल फजल के अनुसार बसावन के चित्र में पृष्ठभूमि निर्माण, मुखाकृतियों की चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण तथा रंगों का सम्मिश्रण बहुत ही उत्तम है। अकबर की चित्रशाला के अन्य प्रमुख चित्रकार हैं केसू, लाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलमार्क, माधो, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवला, हरबंश, राम जगन्नाथ, धर्मदास, भीम गुजराती, शंकर, लक्ष्मण आदि। अकबरकालीन मुगल शैली में
हमें ईरानी, कश्मीरी तथा राजस्थानी, इन 3 प्रधान शैलियों का सम्मिश्रण तो देखने को मिलता ही है, साथ ही यूरोपीय और चीनी प्रभाव का भी परिलक्षित होता है। अकबरकालीन चित्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें रंग बहुत चमकदार हैं, रेखाओं में भारतीय गोलाई है, एक चश्म चेहरों का अंकन अधिक किया गया है, वस्त्रों का भी बहुत ही स्वाभाविक अंकन किया गया है। ईरानी, कश्मीरी तथा राजस्थानी शैली की विशेषताओं का बहुत ही सुंदर प्रयोग इन चित्रों में देखने को मिलता है। अकबर के दरबार के अधिकांश चित्रकार हिंदू थे। प्रायः चित्र 3 चित्रकारों के सहयोग से बने हैं। एक ने टिपाई अर्थात रेखांकन, दूसरे ने रंगामेजी अर्थात कलरिंग और तीसरे ने खुलाई अर्थात फिनिशिंग की है। यहाँ मुगल चित्रों के बारे में एक बात ध्यान देने योग्य है कि चित्र किसी एक ही चित्र ने नहीं बनाया है, बल्कि प्रत्येक चित्रकार की नियुक्ति चित्र के उस हिस्से को पूर्ण करने के लिए की गई है जिसमें कि वह दक्ष होता था। जैसे कि अगर कोई चित्रकार चेहरा बनाने में दक्ष है तो उसने चेहरा बनाया है, कोई वस्त्र बनाने में दक्ष है तो उसने वस्त्र बनाया है, और कोई पृष्ठभूमि बनाने में दक्ष है तो उसने पृष्ठभूमि बनाया है। इस प्रकार यह समन्वित कार्य का उदाहरण बहुत ही सुंदर रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। चित्र किसी न किसी घटना से संबंधित रहे हैं। चित्रों में आवश्यकता अनुसार भीड़ भाड़ भी मिलती है। भारतीय वास्तु का अंकन पृष्ठभूमि में किया गया है। विषय, शैली, संस्कृति, विचारधारा सभी में चित्र में एकता की भावना पाई जाती है। अब हम अकबरकालीन कला सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि चित्र बनाने की सामग्री में बहुत ही उन्नति हुई और रंग बनाने की पद्धति भी सुधर गई, जिससे कि चित्रों की तैयारी में सुविधा हो गई। इससे पहले ईरान से कागज़ मंगवाया जाता था और ईरानी तथा इस्वानी कागज चित्रण हेतु पसंद किया जाता था, किंतु अकबर के काल में सियालकोट पंजाब में कागज बनाने का एक मुगल कारखाना स्थापित किया गया और इस स्थान के नाम से यह कागज भी सियालकोटी कागज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पहले कागज बहुत कठिनाई से प्राप्त होता था, तो चित्रकार छोटे छोटे कागजों को बड़ी सावधानी से जोड़ते थे, किंतु अबुल फजल लिखता है कि धीरे धीरे अनेक प्रकार के कागज प्रचलित होने लगे और उनका उत्पादन होने लगा, जैसे कि सन से बना सनी कागज, रेशम से बना रेशमी या हरीरी कागज, बांस से बना बांसी कागज तथा टाट से बना टुलोट कागज। दौलताबाद में भी कागज बनाने का बड़ा उद्योग विकसित किया गया। सियालकोट के बने कागज मुगली कागज के नाम से प्रसिद्ध थे और चित्रकार इन कागजों को चित्रण हेतु पसंद करते थे। ये सब कागज सफ़ेद नहीं बल्कि हल्के भूरे रंग के होते थे। उस समय लोकप्रिय कुछ प्रमुख कागज हैं: दौलताबादी कागज, खटाई कागज यानी चीन के खटा नगर में बना कागज, आदिल शाही कागज, सुल्तानी कागज यानी समरकंद का कागज, निजाम शाही कागज, गौनी कागज यानी तबरेज में बनने वाला पीला कागज, नुख्यार पानी लगा कागज यानी कि सियालकोटी कागज। चित्रकार की तुलिका अर्थात ब्रश को कलम कहते थे और चित्रकार को कलम करतार कहते थे। तुलिकाएं गिलहरी, ऊंट, बकरे, भैंसे अथवा बिल्ली के बालों से बनाई जाती थी। अकबर ने बहुत सी पोथियों, ग्रंथों, पुस्तकों को चित्रों से सुसज्जित करवाया तथा अनेक शबीह चित्र भी निर्मित करवाए। उसके समय के चित्रों को 4 वर्गों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहले हैं अभारतीय काव्य या कथाओं या फारसी कथाओं के चित्र, जिनमें कि हमजानामा, शाहनामा, खमसा निजामी, बहारिस्ता निजामी आदि के चित्र आते हैं। भारतीय महाकाव्यों या कथाओं के चित्रों में रामायण, महाभारत, नल दमयंती कथा, नैषद चरित, हरिवंश, सरित सागर आदि पर आधारित चित्र आते हैं। ऐतिहासिक चित्रों में तारीख़े अल्फी, तारीख़े ख़ानदानी तैमूरिया, अकबरनामा आदि की प्रतियों में बने चित्र आते हैं। अकबर को व्यक्ति चित्रों अर्थात शबीहों का भी बहुत शौक था। उसने अपने तथा अपने दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनवाए। इस प्रकार राज्य के विशिष्ट और महान व्यक्तियों और पूर्व पुरुषों अर्थात पूर्वजों के चित्रों का एक बड़ा मुर्का अर्थात एल्बम उसने तैयार करवाया था। अबुल फजल ने लिखा है कि जो लोग मर गए थे उनको इन चित्रों से नवजीवन और जीवित लोगों को अमृत प्राप्त हो गया। अकबरकालीन जो सचित्र पोथियाँ हमें विविध संग्रहालयों में देखने को मिलती है, उनके बारे में यहाँ हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। अकबर अमीर हमजा की कहानी दास्तान अमीर हमजा में विशेष रुचि लेता था। इस कथा में 360 कहानियाँ हैं जिनको वह कथावाचक के रूप में अपने अंतःपुर की बेगमों को बड़े ही शौक से सुनाया करता था। हुमायूं के समय में इस विशद कथा के चित्र बनाए जाने लगे थे और अकबर ने भी आदि से अंत तक अमीर हमजा की सचित्र प्रतिलिपियाँ बनवाने की आज्ञा दी थी। इस प्रतिलिपि में 2400 चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों के ऊपर सुलेखन लिपि में चित्र का विवरण भी लिखा जाता था। अमीर हमजा के चित्रों में फारसी शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ये चित्र सूती कपड़े पर अस्तर लगाकर बनाए गए थे। अकबर के समय में हमजा नामा के अतिरिक्त शाहनामा, चंगेज नामा, जफरनामा, तवारीख खानदान तैमूरिया और रज़्मनामा, जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है, यह फारसी अनुवाद अब्दुल कादर बदाऊनी द्वारा किया गया था। वाक आते बाबरी अर्थात बाबर की आत्मकथा, अकबरनामा और अनवार सुहेली तथा अयार दानिश, ये दोनों ही पंच
पंचतंत्र के फ़ारसी अनुवाद हैं तारीख़ रशीदी, दराब नामा, खमसा निज़ामी, बहारिस्ता निजामी, रामायण, हरिवंश, महाभारत, योग वशिष्ठ, नल दमयंती कथा, शकुंतला, कथा सरिस सागर, दशावतार, कृष्णचरित, तूतीनामा, अजीबुल मुखलुकात, आईने अकबरी, कलिलावई दिमनाह आदि ग्रंथों की सचित्र प्रतिलिपियां अकबर के समय में तैयार करवाई गई। राय कृष्णदास का मत है कि अकबर के समय में 20,000 चित्रों का निर्माण हुआ था। अकबर में कला प्रेम अपने पूर्वजों से बहुत अधिक था। उसने किशोरावस्था से ही चित्रकला का अभ्यास किया था, इसलिए सम्राट बनते ही उसने बड़े पैमाने पर चित्रों का निर्माण करवाना आरंभ कर दिया था। अकबर उन लोगों को अच्छा नहीं समझता था जो चित्रकला से नफरत करते थे। उसका विचार था कि ईश्वर को पहचानने का चित्रकला एक अनोखा मार्ग है। जब चित्रकार किसी सजीव वस्तु की आकृति को अंकित करता है और अंग प्रत्यंग का चित्रण करने के पश्चात भी उसमें जान नहीं डाल पाता, तो उसका ध्यान ईश्वर की ओर जाता है जो कि जीवन का एकमात्र दाता है। उसने अनेक भारतीय अभारतीय ग्रंथों को चित्रित करवाया, स्वयं अपने तथा साम्राज्य के अनेक अमीर उमराओं के व्यक्ति चित्र बनवाए। वह चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें इनाम और उच्च पद ही नहीं देता था, बल्कि उन्हें उपाधियों से भी विभूषित करता था, जैसे कि नादिर उल मुल्क, देश का आश्चर्य, हुमायूं शाही, राज्य का शुभ या मंगलमय। जहांगीर का राज्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य रहा। मुगल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस समय में सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक चित्रों का निर्माण हुआ। जहांगीर बड़ा ही सुहृदय, सुरुचि संपन्न लेखक, पहले दर्जे का चित्र प्रेमी, प्रकृति सौंदर्य उपासक, विशद वर्णनकार और योग्य न्यायप्रिय शासक था। उसके कला प्रेम का इसी से पता चलता है कि एक बार इंग्लैंड के राजदूत सर टॉमस रॉ ने सम्राट जहांगीर को एक चित्र भेंट में दिया, तो सम्राट जहांगीर ने अपने चित्रकारों से उसकी 6 प्रतिलिपियां बनवाई और उसे टॉमस रॉ के सामने रख दी और अपनी प्रति पहचानने के लिए कहा, किंतु टॉमस रॉ असली नकली में भेद नहीं कर सका। इस एक उदाहरण से ही जहांगीरकालीन चित्रकला की उत्कृष्टता के बारे में पता चलता है। जहांगीर ने अपने युवा काल से ही चित्रकला को संरक्षण दिया था और उसके काल में चित्रकला की अभूतपूर्व प्रगति हुई, किंतु जहांगीर अकबर के समान उदार नहीं था, इसलिए चित्रकला के विषयों का दायरा सीमित हो गया और चित्रकला के विषय मुख्य रूप से जहांगीर संबंधी घटनाएं और उसका ध्यान आकृष्ट करने वाली वस्तुएं ही रह गई। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, पशु पक्षी, फूलों और वृक्षों से उसे लगाव था, इसलिए उसने इस प्रकार के चित्र अधिक संख्या में बनवाए। जहांगीर के समय के चित्रकारों और उनकी स्थिति के बारे में यहाँ संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जहांगीर के समय में चित्रकारों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। चित्रकार मनसबदार होते थे और उनके कार्य करने के लिए उत्तम चित्रशालाएं भी उपलब्ध थी, जिनमें भारतीय तथा फारसी या हिंदू तथा मुसलमान चित्रकार कार्य करते थे। बादशाह स्वयं चित्रकारों का कार्य देखता था और जिन चित्रकारों का कार्य उत्तम होता था वह उन्हें इनाम देता था और उनका वेतन बढ़ा देता था। उसने अपने दरबारी चित्रकार फारूक बेग के एक चित्र पर प्रसन्न होकर उसको 2,000 रुपये इनाम में दिए थे। इसी प्रकार मंसूर के एक बैलगाड़ी के चित्र से प्रभावित होकर बादशाह ने उसको 1 सहस्त्र मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान की थी। जहांगीर अबुल हसन को अपने समय का सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। अबुल हसन अकारिजा का पुत्र था और उसको सम्राट ने नादिर उज्जमा अर्थात युग शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया था। अबुल हसन के अतिरिक्त उस्ताद मंसूर, जिसको नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी, वह पशु पक्षी के चित्रण तथा रेखांकन में अद्वितीय कलाकार था। बिशन दास चित्रकार शबीह अंकन में बेजोड़ चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में चित्रकारों की अच्छी स्थिति देखकर विभिन्न फारसी चित्रकार उसकी शरण में आए। इन चित्रकारों में कलमार्क का चित्रकार फारूक बेग, हिरात का अकारिजा और उसका पुत्र अबुल हसन, स्मार का मोहम्मद नादिर तथा मोहम्मद मुराद ऐसे ही चित्रकार हैं जो सुदूर देशों से जहांगीर के दरबार में आए थे। इसी प्रकार भारतीय चित्रकार भी जहांगीर के दरबार में आ रहे थे। इन चित्रकारों में गोवर्धन, मनोहर, दौलत तथा उस्ताद मंसूर थे। उस्ताद मंसूर भारतीय मुसलमान था। मनोहर को पशु चित्रण में और उस्ताद मंसूर और मिस्किन को पक्षी चित्रण में उच्च स्थान प्राप्त था। बादशाह प्रायः चित्रकारों को यात्राओं और उत्सवों आदि पर और शिकार आदि पर अपने साथ रखता था और इन अवसरों की घटनाओं पर चित्रकारों से चित्र बनवाया करता था। जहां अकबर को लड़ाई के दृश्यों के चित्र बनवाने अधिक रुचिकर थे, वहीं जहांगीर को शांति के प्रसंगों से संबंधित चित्र बनवाने में अधिक रुचि थी। जहांगीरकालीन चित्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें परंपरा के स्थान पर यथार्थता पर अधिक ध्यान दिया गया है।
चित्रों में बारीकी, सफाई है और शारीरिक गढ़नशीलता तथा वस्त्रों की बनावट भी बहुत उन्नत है। छाया प्रकाश का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। हस्त मुद्राओं में बहुत अधिक स्वाभाविकता है। दरबारी चित्रों में अदब कायदे की अधिकता दिखाई देती है। हाशिए बेल बूटेदार बनाए गए हैं। घनत्व एवं गहराई तथा उभार के प्रति जहांगीरकालीन चित्रों में किंचित उदासीनता देखने को मिलती है। जहांगीर क्योंकि प्रकृति प्रेमी था, उसे पशु पक्षियों फूलों से लगाव था, इसलिए प्रकृति का सजीव तथा बारीक चित्रण किया गया है। दृष्टि परिप्रेक्ष्य का बहुत ही सुंदर पालन हुआ है। रेखाएं बारीक, कोमल, लचकदार, प्रवाहपूर्ण और सजीव बनाई गई हैं। गुलाबी, सफ़ेद तथा सोने चांदी के रंगों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। कला विशेषज्ञों का मानना है कि मुगल शैली का चरमोत्कृष्ट रूप अर्थात सर्वाधिक विकसित रूप जहांगीरकालीन व्यक्ति चित्रों में देखने को मिलता है। इसमें बहुत ही परिमार्जित टेक्निक से चित्रित व्यक्ति के स्वभाव को मनोवैज्ञानिक विधि से सूक्ष्मता से अंकित किया गया है। अकबर के समय में पुस्तक चित्र अधिक बने थे, किंतु जहांगीर के समय में स्फुट चित्र अर्थात पृथक पृथक विषय पर बने चित्र अधिक बने, जिन्हें कि मुरक्के अर्थात एल्बम में लगा दिया जाता था। पर्सी ब्राउन के अनुसार जहांगीर के देहांत के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा भी सदा के लिए विलीन हो गई। शाहजहां का राज्यकाल 1628 से 1658 ईस्वी के मध्य रहा। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजादा खुर्रम शाहजहां के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसकी रुचि विशेष रूप से भवन निर्माण की ओर थी और शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध भवन हैं मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किले का दीवाने खास, दीवाने आम, ताजमहल इत्यादि। चूंकि शाहजहां की रुचि वास्तुकला की ओर अधिक थी, इसलिए चित्रकला के प्रति वह उदासीन था। इसलिए चित्रकला मुगल वैभव और तड़क भड़क के प्रदर्शन का एक अंग मात्र बनकर रह गई। हालांकि चित्र उतनी ही संख्या में बन रहे थे, लेकिन उनकी उत्कृष्टता में कमी आ गई। शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रकार थे गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, विचित्तर, चित्तरमन, मीर हाशिम, होनहार, बालचंद, समरकंदी, अनूप चित्तर, प्याग मिरार, फकीर उल्लाह खान आदि। उनके समय में जो पांडुलिपियां चित्रित हुई उनमें हैं सादिका बोस्ता, गुलिस्ता, सोजोगुदाज, कुल्लियत, जफर खां की मसनवी, पाशानामा या बादशाहनामा। बादशाहनामा शाहजहां कालीन सर्वोत्तम कृतियों में से एक माना जाता है। शाहजहां कालीन चित्रों की प्रमुख विशेषताएं रही हैं कि इसमें मुगल वैभव तथा शान और शौकत का प्रदर्शन अधिक दिखाई देता है। व्यक्ति चित्रों के अंकन में मनोवैज्ञानिकता बनी हुई है। अलंकरण की अधिकता दिखाई देती है और बहुत ही महीन काम किया गया है। प्रत्येक वस्तु के एक एक विवरण को अंकित करने का प्रयास किया गया है। श्रेष्ठ रंगों का प्रयोग किया गया है। स्वर्ण का भी अत्यधिक प्रयोग किया गया है, किंतु तुलिका शक्ति विहीन हो गई है। उसमें नीरसता है, उसमें जीवन का अभाव झलकता है। चित्रों में भावाभिव्यंजना का अभाव प्रतीत होता है। अंगों में किंचित अनुपातहीनता दिखाई देती है। रेखाएं भी काली तथा कठोर प्रतीत होती हैं। अधिकांश चित्रों में दरबार के दृश्यों का अंकन किया गया है, जिनमें दरबारियों को जकड़े हुए अदब कायदों में खड़ा हुआ दिखाया गया है। शाहजहां के समय में यूरोपीय विषयों का अंकन भी होने लगा था और शाहजहां के समय सपाट स्याह कलम रेखा चित्रों का प्रचलन होने लगा, जिसमें एक ही स्याह रंग से अर्थात काले रंग से चित्र को पूर्ण किया जाता था। औरंगजेब का राज्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी के मध्य में रहा। 1658 ईस्वी में शाहजहां को बंदी बनाकर उसका चौथा पुत्र औरंगजेब आलमगीर के नाम से राज सिंहासन पर बैठा। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह चित्रकला प्रेमी नहीं था, यहाँ तक कि कला को राजर्षय देना धर्म के पवित्र नियमों के विरुद्ध मानता था। उसके काल में जो शांतिपूर्ण और कलात्मक वातावरण उसके पूर्वजों ने बनाया था वह नितांत समाप्त हो गया। इसीलिए कलाकार, विद्वान, सामंत, सरदार आदि सभी मुगल दरबार छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए। इस प्रकार चित्रकला के जिस वृक्ष का बीजारोपण अकबर महान ने किया था और सम्राट जहांगीर ने जिसे सींचा था, उसे औरंगजेब ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि कई स्थानों पर उसने चित्रों पर सफेदी भी पुतवा दी थी। चित्रकला की उसने इतनी अधिक उपेक्षा की, इसके बावजूद भी उसके युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के अनेक चित्र विविध संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं। उसने अपने जिन कुटुंबियों को ग्वालियर के किले में कैद कर रखा था, जिनमें उनका ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद सुल्तान भी था, इन भूखे राजबंदियों के शारीरिक परिवर्तनों को जानने के लिए वह प्रतिमास उनकी शबीहें बनवाया करता था। इस प्रकार मुगल शैली एक दरबारी शैली रही है। इस शैली की चित्रकला का इतिहास मुगल बादशाह के साम्राज्य के साथ साथ चलता है। उसमें जैसे जैसे उत्थान, प्रगति और पतन होता है, उसी प्रकार मुगल कला का भी उत्थान, विकास और पतन होता जाता है। अकबर के समय में यह पूर्ण विकसित होकर जहांगीर के काल में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर शाहजहां के काल में अवनति की ओर अग्रसित होते हुए औरंगजेब के समय में यह शैली अंतिम सांसें ले रही थी और उसके बाद तो पूरी तरह से नष्ट
लुप्तप्राय ही हो गई। अतः मुगल कला मुगल साम्राज्य के साथ पूर्णतः संबद्ध रही है, इसीलिए मुगल चित्रशैली को दरबारी कला शैली कहा जाता है। हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में प्रायोगिक कार्य में पोर्ट्रेट पेंटिंग के विविध आयामों की जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।